आज हमारे साथ मौजूद होंगे तौकीर साहब और एक दफ़ा फिर हम ज़रा बात करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका वाला सब्जेक्ट उन्होंने कहाँ रख दिया है। बहरहाल जी, सबसे पहले जनरल्स बॉडी PPMA ने डिस्कस किया है मिनिस्टर साहब से अपने कुछ मौज़ूआत को। आइए इनसे जानते हैं कि ये डिस्कशंस किस तरफ को बढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जनरल्स एसोसिएशन और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने एड्रेसेस, अपने जो कंसर्न्स हैं उसको लेकर पहुंचे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास, और ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग, एक तरफ आपके टेक्सटाइल्स हैं, एक तरफ आपकी फार्मास्यूटिकल्स हैं। व्हाट वर सम ऑफ द की थिंग्स डिस्कस्ड? देखिए जी, बेसिकली हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीटिंग हुई है एंड एज चेयरमैन PPMA आई गेव अ प्रेजेंटेशन टू कॉमर्स मिनिस्टर जाम साहब के पास, जाम कमाल साहब के पास, और उसमें हमने ये डिस्कस किया पहले कि नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इट इज़ होल्डिंग 72% मार्केट शेयर, और हम मोर देन 90% मेडिसिन लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड कंट्रीब्यूट टू एक्सपैंड एक्सपोर्ट। जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसमें हमें एक्सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पहले तो ये है कि हम 90% यहाँ बना रहे हैं, हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं मेडिसिन। तो उस सिलसिले में एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग उनके साथ हुई जिसमें हमने ये कहा कि अगर इंडस्ट्री तो तैयार है और अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, तो हमने उनसे ये डिस्कस किया कि इंडिया में 2004 में दे डिसाइडेड कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फार्मेक्सल के नाम से एक काउंसिल बनाई जो कि पावरफुल और इंडिपेंडेंट काउंसिल है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को देखती है। और वो उस काउंसिल के बाद आज इंडिया जो है वो 28 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तौकीर साहब। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स के लिए एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त हुकूमत ने इस बात पे खुशी का, इत्मीनान का इजहार किया है कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो भी तकरीबन $341 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आपके मुताबिक और पूरी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ये समझती है कि ये कई गुना बढ़ाया जा सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा सकते हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर होल्डिंग अस बैक, नंबर वन। दूसरा, जब हम बात करते हैं ज़र मुबादला की और कुछ चीज़ों पे फोकस करने की, आई एम सरप्राइज कि चाहे हम पोलियो की बात करें या हमारे नौज़ायदा बच्चों की जो इनिशियल वैक्सीनेशंस होती हैं वो तमाम हमें दरामद करनी पड़ती हैं मुल्क से बाहर से, एंड बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री वी रिक्वायर दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या इनको मैन्युफैक्चर करना, इनके ऊपर R&D करना हम इन हाउस या इन कंट्री कर सकते हैं? जी देखिए, पहले जो आपने कहा ना क्या चीज़, यही हम कह रहे हैं कि इस वक्त एक इंडिपेंडेंट काउंसिल होनी चाहिए जिसको एक ऐसा हेड करे शख्स जिसका बिजनेस एक्यूमेन हो, जो कि स्ट्रेटेजिक थॉट रखता हो, और उस काउंसिल में जैसे हमने कहा कि जिस तरह इंडिया में बिल्कुल उसी लेवल पे हम बनाएं, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिप्रेजेंटेशन हो, ड्रैप की हो, NHRS में हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, इंडस्ट्री की हो, और इनका काम 100% फोकस ये हो, एक वन विंडो सोल्यूशन हो। और फिर ये जो काउंसिल होगी, ये गवर्नमेंट दैट विल सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और वो ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी कि हमें लो हैंगिंग फ्रूट कहाँ है, हमें कहाँ जाना है। फिर ये काउंसिल जो है डेलीगेशन लेके जाएगी उन कंट्रीज़ में जहाँ एक्सपोर्ट हम ज़्यादा तेज़ी से हम क्विकली हम वहाँ जा सकते हैं। B2B मीटिंग्स अरेंज कराएगी वहाँ, और इसके अलावा गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्या इंसेंटिव्स देने चाहिए, इंसेंटिवाइज पॉलिसी देनी चाहिए। तो अगर ये काउंसिल बन जाती है तो और इस पे 100% फोकस होता है और इसमें एग्जीक्यूशनल एक्सीलेंस भी हो। इस काउंसिल में एक तरफ आपकी अपनी एसोसिएशन है, राइट, जो कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इस काउंसिल में आप किसको देखना चाहेंगे? यू वांट टू सी पॉलिसी मेकर्स, यू वांट टू सी टेक्नोक्रेट्स, यू वांट टू सी ब्यूरोक्रेट्स? ये काउंसिल किस लोगों, किस लेवल के लोगों पे मुश्तमिल होगी? ये इट शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आ सकती है ये, और वहाँ उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के भी रिप्रेजेंटेशन हो और प्राइवेट सेक्टर की भी हो, जैसे कि है। और हमने जो कहा बिल्कुल उसी जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश में इस तरह की काउंसिल है, तो वी हैव टू फॉलो देम। दूसरा जो आपने कहा क्या इशू आ रहा है एक्सपोर्ट में, ये जो 340 मिलियन US$ की हमसे आज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये अगले 3-4 साल में 2 से 3 बिलियन भी हो सकती है। उसके लिए एक जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है, जो हमने वहाँ उनसे डिस्कस भी किया, एंड ही एग्रीड टू लुक इनटू दिस। उसमें हमने कॉमर्स मिनिस्टर से बात की कि देखें, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि
कि एक गारमेंट को आपने एक्सपोर्ट किया, आपने ऑर्डर पकड़ा, भेज दिया, 3 से 4 साल लगते हैं अपनी इन प्रोडक्ट्स को अप्रूव कराने में, रजिस्ट्रेशन लेने में। उसके बाद जब हम जाते हैं जिन कंट्रीज़ में, तो हमें वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना है, वहाँ हमने सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस करने हैं, अपने ब्रांड्स को इस्टेब्लिश करना है, इसके अलावा वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, ऑफिसेज़ हैं। लेकिन स्टेट बैंक ने जो फॉरेन एक्सचेंज की रिटेंशन है वो 15% अलाउ की हुई है हमें, जबकि आईटी के पास 35% थी। अभी आपने देखा कि आईटी सेक्टर ने कितनी एक्सपेंड की एक्सपोर्ट, और अब उसको 50% कर दिया। तो इस 15% की रिस्ट्रिक्शन से वी आर अनएबल टू मीट आवर एक्सपेंसेस, वी आर अनएबल टू इस्टेब्लिश आवर ब्रांड्स। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस 15% की जो फॉरेन एक्सचेंज रिटेंशन है कम से कम 35% फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी दें, क्योंकि हम, और ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, ये जैसे इसको गवर्नमेंट ये देखे कि ये 35% करने से ये ना समझे कि हम ये हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये देखें कि इसके करने से हम अब कितनी एक्सपोर्ट ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश हमारे मेजर कंपैरेटर्स हैं। तो वहाँ पे वो जो है ना, वो अपने ब्रांड स्टैब्लिश कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा कि ये मेजर आस थी, और इसके ऊपर कॉमर्स मिनिस्टर ने ये यकीन दहानी कराई है कि इसके ऊपर बातचीत भी होगी, इसके ऊपर देखा भी जाएगा।